हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए, इसके पहले हमने चैप्टर 2 जो है हमारा मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें हमने आपको कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है। जैसे हमने युग्मक जनन यानी पूरा का पूरा गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट करा दिया है, उसकी दोनों प्रक्रियाएं जो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis यानी अंड जनन और शुक्र जनन, इसकी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। इसके अलावा हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। जब भी हम बात करते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन की, तो देखिए नॉर्मल तौर पर फर्टिलाइजेशन को यहां पे हम आज देखिए कई सारे स्टेप के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो देखिए, जो नर युग्मक होता है, आप पढ़े हैं, एक नर युग्मक होता है और दूसरा क्या होता है, मादा युग्मक। तो नर युग्मक जो होता है मादा युग्मक के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है? नर युग्मक मिलता है किसके साथ? मादा युग्मक के साथ मिलता है। तो नर युग्मक जब मिलता है किसके साथ? मादा युग्मक के साथ। यानी जो मेल गैमेट होता है, जब ये किसके साथ मिलता है? फीमेल गैमेट के साथ, तो क्या करता है? यह एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है। यह एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए ये है मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एक डिप्लॉइड संरचना का यानी द्विगुणित संरचना का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इस द्विगुणित संरचना को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम जाइगोट बोलते हैं। तो यहां पे आप समझेंगे कि जो निषेचन होता है, जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलता है तो एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है या द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो ये होता है निषेचन। निषेचन का मतलब है कि जब नर युग्मक मिलता है किसके साथ? मादा युग्मक के साथ। यानी जो मेल गैमेट होता है किसके साथ मिलता है? जब फीमेल गैमेट के साथ मिलता है। तो इस प्रक्रिया में एक डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, एक्चुअल में निषेचन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। यहां पे यदि हम स्पेशली बात करें, चूंकि हम मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानव के अंदर जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है कि जो निषेचन होगा वो शरीर के अंदर संपन्न होगा, बॉडी के अंदर संपन्न होता है। तो नर युग्मक कैसा होता है? ये नर युग्मक भी कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है। मादा युग्मक भी कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है। तो जब दो हेप्लॉइड मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक डिप्लॉइड बनेगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यहां से यही पूछा जाता है कि नर युग्मक या मादा युग्मक, कुल मिला के आपसे पूछा जाएगा कि युग्मक या गैमेट जो होते हैं इनकी सूत्र गुणिता बताइए। तो इनकी सूत्र गुणिता आपको याद रखना है, आगुणित होता है। कोई भी युग्मक, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे वो मादा युग्मक, ये हेप्लॉइड होते हैं यानी कि आगुणित होते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए जाइगोट, अगर आपसे जाइगोट की सूत्र गुणिता पूछता है तो आपको याद रखना है जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। तो नॉर्मल सी परिभाषा आप देंगे निषेचन की कि जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलकर के एक द्विगुणित संरचना यानी कि युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। मानव में यदि हम बात करें तो किस प्रकार का निषेचन होता है? मानव में आंतरिक निषेचन होता है। कौन सा निषेचन होता है मानव के अंदर? तो मानव के अंदर आंतरिक निषेचन होता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मानव के अंदर आंतरिक निषेचन होता है यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मानव के अंदर कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यह चीज भी आपको याद रखना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो मानव के अंदर कौन सा निषेचन होगा? आंतरिक निषेचन होगा। मतलब निषेचन कहां होगा? शरीर के अंदर संपन्न होगा। अब यहां पे देखिए, हमने क्या कहा? शरीर के अंदर तो संपन्न होगा, लेकिन जो मानव में निषेचन होता है यानी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हम दूसरा स्टेप देखेंगे, निषेचन के लिए जो स्थल होता है, मतलब निषेचन का स्थान कौन सा है, निषेचन होता कहां है मानव में। तो पहले तो हमने देखा सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या है, यानी कि निषेचन है क्या। अब हम देखेंगे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी इसको हम बोलेंगे निषेचन का स्थल। तो निषेचन का स्थल कहां होता है? तो किसी भी फीमेल की आप देखेंगे, जो फीमेल होती है उस फीमेल की जो अंडवाहिनी नलिका होती है यानी जो फैलोपियन ट्यूब होती है, उस फैलोपियन ट्यूब में ही आपको क्या दिखाई देता है कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहां होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है या अंडवाहिनी नलिका के अंदर होती है। और अंडवाहिनी नलिका में भी आपको याद रखना है कि आपने अंडवाहिनी नलिका की संरचना देखी है पिछली वीडियो में, मादा जनन तंत्र में हमने आपको विस्तार पूर्वक दिखाया था। वहां पे आपने देखा था कि जो एम्पुला वाला स्थान होता है, एम्पुला वाला जो स्थान होता है
और इस्थमस, एम्पुला और इस्थमस, ये दोनों स्थान जहां आपस में मिलते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे ही होता है निषेचन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव में निषेचन कहां होता है, तो कोई भी फीमेल या किसी भी मादा के कहां होता है, अंडवाहिनी नलिका में, या आप कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में, या आप कह सकते हैं ओविडक्ट में। तो अंडवाहिनी में होता है, कहां होता है, अंडवाहिनी नलिका के अंदर क्या होता है, निषेचन होता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मानव में जो निषेचन होता है कहां होता है, तो अंडवाहिनी में होता है, मादा के अंडवाहिनी में होता है, यानी कि ओविडक्ट, या आप कह सकते हैं अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में भी किस स्थान में होता है, तो एम्पुला और इस्थमस, इन दोनों के जंक्शन पे जहां पे दोनों आपस में मिलते हैं ये, वहीं पे क्या होता है, निषेचन होता है। और मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। इसके बाद देखिए निषेचन की यदि हम नॉर्मल तौर पे देखें तो आप इसको छोटा सा समझा सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आता है, लेकिन अगर आपको निषेचन के बारे में पूरा देखना है तो आपको यहां पे पूरा समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, अराइवल ऑफ स्पर्म होगा। अब निषेचन में नर और मादा युग्मक अपने से तो नहीं मिल जाएंगे, उनके लिए भी लंबी प्रोसेस चलेगी। सबसे पहले अराइवल ऑफ स्पर्म आएगा, मतलब स्पर्म का आगमन होगा। अब किसी भी फीमेल के अंदर यानी कि अंडवाहिनी में निषेचन हो रहा है, मतलब अंडवाहिनी तक जो शुक्राणु है जब ये पहुंचेगा तब तो निषेचन होगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, अराइवल ऑफ स्पर्म होगा, मतलब स्पर्म जो है कहां पहुंचेगा, स्पर्म का आगमन होगा। तो स्पर्म का आगमन कैसे होगा किसी भी फीमेल के अंदर, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे मोमेंट ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म के अंदर जो गति होगी, शुक्राणुओं की गति होगी, वो किस प्रकार से होगी, कैसे शुक्राणु गति करके किसी भी फीमेल के अंदर अंडवाहिनी तक पहुंचेंगे। इसके बाद अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब जो सेकेंडरी oocyte है, अंडोत्सर्ग के बाद जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte कैसे पहुंचेगा अंडवाहिनी तक, ये भी हम समझेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे शुक्राणुओं का योगतार्जन, शुक्राणुओं में किस प्रकार से योगतार्जन होती है, इसकी प्रक्रिया देखेंगे। इसके अलावा कई सारी फिजिकल एंड केमिकल इवेंट होंगे, जैसे कि एक्रोसोमल अभिक्रिया होगी, कॉर्टिकल अभिक्रिया होगी। इसके अलावा स्पर्म की फिर जाकर के क्या होगी, एंट्री होगी किसी भी ओवम के अंदर, और फिर उसके बाद क्या होगा, एम्फीमिक्सिस होगा, मतलब जब दोनों के गुणसूत्र आपस में मिलेंगे, स्पर्म के और ओवम के, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु के जब गुणसूत्र जाकर के मिलेंगे तभी जाकर के एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होगा। यानी निषेचन की प्रक्रिया कई सारे स्टेप के माध्यम से कंप्लीट होती है। आप नॉर्मल से नहीं कह सकते हैं कि नर युग्मक मादा युग्मक से डायरेक्टली ऐसे मिल जाएगा, नर युग्मक मादा युग्मक से मिलेगा, उसके लिए कई सारे स्टेप यहां पे देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे, हमने क्या कहा कि नर व मादा युग्मक के मिलने से द्विगुणित जाइगोट बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तो ये चीज आपने देख ली। मानव में आंतरिक निषेचन होता है, ये भी हमने आपको बता दिया। मानव में जो निषेचन होता है ये कहां होता है, मादा की अंडवाहिनी नलिका में होता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसके अलावा आपको कुछ टर्म याद रखना है। निषेचन अगर आप पढ़ रहे हैं या फर्टिलाइजेशन आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहां पे कुछ सारे टर्म याद रखने हैं। सबसे पहला टर्म जो होता है इसको आपको याद रखना है, सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है युग्मक संलयन। क्या होता है, सिनगैमी का मतलब होता है युग्मक संलयन, मतलब युग्मक के आपस में मिलने की क्रिया सिनगैमी है। तो इस सिनगैमी को हम क्या बोलते हैं, युग्मक संलयन, मतलब युग्मक के मिलने की क्रिया। तो आप यहां पे देखेंगे सिनगैमी का मतलब होता है युग्मक संलयन। तो नर तथा मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, सिनगैमी कहलाता है। इसके अलावा एक और आपको टर्म याद रखना है, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है, नर तथा मादा युग्मकों के कोशिका प्रद्रव्यों का मिश्रित होना। जो नर और मादा युग्मक हैं इनके कोशिका द्रव्य जब आपस में मिलेंगे तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। तो ये भी आपको टर्म याद रखना है, कभी कभी इसका मतलब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर एक टर्म है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब नाम से स्पष्ट है, जहां पे कैरियो शब्द है आपको समझ जाना है, कैरियो मतलब केंद्रक। तो यहां पे आप देखेंगे कि नर व मादा युग्मक जो होते हैं इनके जब केंद्रक आपस में मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं कैरियोगेमी। फिर एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस आप लास्ट में देखेंगे भी। एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है नर व मादा युग्मकों के गुणसूत्रों का आपस में मिलना। तो नर व मादा युग्मक के जब गुणसूत्र मिलेंगे तो उसे हम बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। चलिए इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे अराइवल ऑफ स्पर्म। अगर निषेचन हो रहा है किसी भी मादा की अंडवाहिनी नलिका में तो अंडवाहिनी नलिका तक शुक्राणु जो है पहुंचेगा कैसे। सबसे पहले तो हमको यह देखना है, मतलब स्पर्म का आगमन कैसे होगा किसी भी फीमेल के अंदर। तो आपको पता है कि मैथुन की क्रिया होती है, तो मैथुन या कॉपुलेशन की जब क्रिया होती है, मैथुन की क्रिया में होता क्या है, कोई भी जो मेल है वो अपने सिस्ट या पेनिस के द्वारा शुक्राणु को कहां छोड़ देता है, शुक्राणु या वीर्य को छोड़ देता है किसी महिला की योनि के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मैथुन की क्रिया के द्वारा
जो नर होता है ये अपने सिस्ट या पेनिस के द्वारा किसी भी मादा की योनि में या वजाइना में क्या करता है, वीर्य का त्याग करता है, मतलब वीर्य को त्याग देता है। और इस क्रिया को हम कहते हैं वीर्य सेचन। क्या कहते हैं? वीर्य सेचन, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इनसेमिनेशन बोलते हैं। तो आपको नॉर्मल सा सबसे पहले तो यही समझना है कि कोई भी अगर मेल है तो मैथुन क्रिया के माध्यम से वो क्या करेगा, अपने सिस्ट या पेनिस से सबसे पहले वो क्या करेगा, मादा की जो योनि या वजाइना होती है उसमें अपने वीर्य का त्याग करेगा। तो वीर्य के त्यागने की प्रक्रिया कहलाती है वीर्य सेचन या इनसेमिनेशन। एक बार अगर स्खलन की क्रिया होती है, देखिए अगर एक बार किसी भी मेल के द्वारा स्खलन की प्रक्रिया होगी तो उसमें लगभग 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। कितने? लगभग 300 मिलियन, या आप 300 की जगह में आप 200 से 300 भी मान सकते हैं, क्योंकि ये संख्या जो है ये एग्जैक्ट नहीं होती, ये लगभग में होती है। तो लगभग माना गया है कि एक बार के स्खलन के समय कोई भी मेल 300 शुक्राणुओं को मादा की योनि में डालता है। मतलब एक बार जब इजेक्शन की क्रिया होगी, इजैकुलेट की क्रिया होगी, यानी स्खलन की क्रिया होगी, तो उसमें कोई भी मेल जो है 300 मिलियन शुक्राणुओं को मादा के अंदर योनि में डाल देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब मैथुन की क्रिया होगी तो एक बार का जब स्खलन होगा उसके माध्यम से लगभग 300 मिलियन शुक्राणु जो है मादा की योनि में पहुंच जाएंगे। अब यहां पे देखिए, अब जो शुक्राणु है कहां पहुंच चुके हैं? अब शुक्राणु पहुंच चुके हैं कहां? किसी भी फीमेल की योनि में, यानी कि वजाइना में पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा? शुक्राणुओं की गति होगी, यानी मूवमेंट ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म के अंदर कैसे गति होती है? तो आप देखेंगे जैसे ही जो शुक्राणु है ये मादा की जननिक पथ पर पहुंचते हैं, मतलब जैसे ही जनन मार्ग पर पहुंच गया है शुक्राणु किसी भी फीमेल के, वैसे ही आप देखेंगे कि गर्भाशय व इसके अलावा जो फैलोपियन ट्यूब होती है इनमें क्या होता है? संकुचन होता है। तो इनमें संकुचन के कारण क्या होता है? शुक्राणु जो है आगे बढ़ने लगता है, और इनमें संकुचन के कारण ही क्या होता है? जो शुक्राणु होता है ये योनि से होते हुए इसके बाद सर्विक्स में पहुंचेगा। सर्विक्स आपको पता है गर्भाशय की तीसरी सबसे नीचे वाली सकरी नलिका को हम क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। तो योनि के माध्यम से सबसे पहले शुक्राणु कहां पहुंचेगा? सर्विक्स में पहुंचेगा, और सर्विक्स से होते हुए कहां पहुंचेगा? फिर ये पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो शुक्राणुओं के अंदर गति होती है, कुछ गति तो किसके कारण होती है? संकुचन के कारण होती है। गर्भाशय के अंदर और फैलोपियन ट्यूब इन दोनों में संकुचन की क्षमता पाई जाती है। संकुचन की क्षमता के कारण क्या होता है? ये अपनी ओर खींचते हैं। तो शुक्राणु जो होते हैं संकुचन की क्षमता के कारण गर्भाशय की ओर होते हुए कहां पहुंचेंगे? धीरे धीरे अंडवाहिनी तक पहुंचेंगे। लेकिन केवल आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल और केवल संकुचन के कारण ही शुक्राणु पहुंच सकते हैं। शुक्राणु स्वयं भी गति करते हैं, और जो शुक्राणुओं के गति करने की स्पीड होती है कितनी होती है? शुक्राणुओं की जो गति करने की स्पीड होती है ये 1.5 से लेकर के 3 मिलीमीटर पर मिनट होती है। कितनी होती है? 1.5 से लेकर के आप देखेंगे यहां पे 3 मिलीमीटर पर मिनट होती है। ये किसकी स्पीड होती है? शुक्राणुओं के चलने की स्पीड होती है। इसी स्पीड से चल करके शुक्राणु कहां पहुंचते हैं? अंडवाहिनी नलिका तक पहुंचते हैं। तो शुक्राणु सबसे पहले शुक्राणु का तो आगमन होगा, तो किसी भी फीमेल के अंदर शुक्राणु पहुंचेगा कैसे? तो आपको हमने बताया कि शुक्राणु कैसे पहुंचता है। तो जैसे ही मैथुन की क्रिया होती है कोई भी मेल अपने सिस्ट या पेनिस के द्वारा स्खलन की प्रक्रिया के माध्यम से जो शुक्राणु है उसको कहां डाल देता है? मादा की योनि में, यानी कि वजाइना में। इसके बाद शुक्राणुओं में गति होगी, और शुक्राणु गति करते हुए कहां पहुंचेगा? धीरे धीरे जाकर के अंडवाहिनी में पहुंचेगा। तो अब आप देखेंगे कि अंडवाहिनी तक कैसे पहुंचेगा। तो गर्भाशय और अंडवाहिनी इनमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है, तो संकुचन की क्षमता के कारण शुक्राणु आगे बढ़ेगा। इसके अलावा शुक्राणुओं के अंदर खुद भी गति करने की क्षमता है, अपने से भी गति करेगा, और गति करने की जो स्पीड है वो क्या है? 1.5 से लेकर के 3 मिलीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में कितना करेगा? मुश्किल से आप देखेंगे 3 मिलीमीटर की दूरी जो है तय करता है। इसके अलावा आप देखेंगे करोड़ों शुक्राणुओं में से कुछ 100 शुक्राणु ही योनि से आगे बढ़ते हैं, और जो अधिकांश शुक्राणु होते हैं इनका भक्षण योनि में स्थित ल्यूकोसाइट द्वारा हो जाता है। अब देखिए टोटल योनि या वजाइना में 300 मिलियन शुक्राणु आए हैं। अब इस 300 मिलियन शुक्राणु में से केवल और केवल कुछ 100 शुक्राणु ही योनि से होते हुए आगे जाते हैं, और बाकी के बाकी जो शुक्राणु हैं ये योनि की दीवारों में नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि योनि की जो दीवारें हैं इनमें आप देखेंगे कि ल्यूकोसाइट स्थित होता है। ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है? WBC। तो योनि की जो WBC होती है ये क्या कर देती है? ये बाकी शुक्राणुओं को नष्ट करने का काम करती है। यानी आप देखेंगे कि लगभग 300 मिलियन जो शुक्राणु किसी भी मेल के द्वारा
द्वारा मादा की वजाइना में छोड़े गए हैं, उसमें से केवल कुछ 100 शुक्राणु ही योनि से आगे बढ़ेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी शुक्राणु जो है योनि में फंस करके क्या हो जाएंगे, योनि से आगे नहीं जा पाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे योनि में ही। तो आप ऐसा कह सकते हैं, यानी आपने देखा कि 300 मिलियन शुक्राणु किसी भी मेल के द्वारा लगभग छोड़ा गया मादा की वजाइना में, जिसमें से मादा की वजाइना या योनि में अधिकतर शुक्राणु नष्ट हो गए, अधिकतर शुक्राणुओं का भक्षण कर लिया गया ल्यूकोसाइट कोशिकाओं के द्वारा, और केवल कुछ सौ शुक्राणु ही कहां जाएंगे, अब आगे योनि के माध्यम से होते हुए कहां पहुंचेंगे, गर्भाशय की ओर और अंडवाहिनी की ओर। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले अराइवल ऑफ स्पर्म होगा, मतलब शुक्राणुओं का आगमन होगा। इसके बाद क्या होगा, शुक्राणुओं के अंदर गति होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte कैसे पहुंचेगा, सेकेंडरी oocyte जब पहुंचेगा अंडवाहिनी में तब तो निषेचन की क्रिया होगी। तो अब सेकेंडरी oocyte कैसे पहुंचता है, देखिए किसी भी फीमेल के अंदर क्या होता है, रजो चक्र होता है, यानी कि मासिक चक्र होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो मासिक चक्र का जो 14वां दिन होता है, 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, यानी कि ओवुलेशन होता है। तो अंडोत्सर्ग जब होता है तो क्या होता है, जो द्वितीयक अंडक है ये बाहर निकल आता है, ग्राफियन पुटिका से द्वितीयक अंडक यानी कि सेकेंडरी oocyte निकल करके कहां जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये सेकेंडरी oocyte अंडाशय से कहां निकल करके आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसके अलावा जो सेकेंडरी oocyte होता है इसमें फिम्बरी और सीलिया इसकी गति होती है, जिस कारण से एम्पुला और इस्थमस जंक्शन पर पहुंचता है। देखिए सिंपल सी बात है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर से अंडाणु रिलीज हुआ, मतलब अंडाणु बाहर निकला या सेकेंडरी oocyte बाहर निकला। अब वो सेकेंडरी oocyte जो ग्राफियन पुटिका के फटने से बाहर निकला है, आपको हमने अंडवाहिनी के 3 भाग पढ़ाए हैं। सबसे पहला भाग होता है कीप भाग, जिसको कि हम इनफंडिबुलम बोलते थे। तो इनफंडिबुलम भाग में आप देखे थे कि इस प्रकार से झालर नुमा संरचना पाई जाती थी, यानी उंगली नुमा प्रवार्ध पाए जाते थे। और इस उंगली नुमा प्रवार्ध को हम क्या कहते थे, झालर कहते थे। क्या कहते थे, झालर कहते थे। तो जैसे ही अंडाणु जो है रिलीज होगा, इस अंडाशय के अंदर से अंडाणु रिलीज होगा, ये क्या करेगा, पकड़ के अपनी ओर क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। झालर वाला भाग क्या करेगा, इसको खींचेगा। और खींचने के बाद देखिए क्या होता है, जो पूरी की पूरी अंडवाहिनी नलिका होती है, ये मान लीजिए क्या है, अंडवाहिनी नलिका है। तो इस अंडवाहिनी नलिका में क्या होता है, 3 भाग होते हैं। पहला भाग इनफंडिबुलम, दूसरा भाग यहां पे एम्पुला, और तीसरा भाग होता है इस्थमस। आपने देख चुका है। अब यहां पे आप बताइए कि जो पूरा का पूरा अंडाणु निकल करके या सेकेंडरी oocyte जो निकल करके आया है, इस अंडाशय से सेकेंडरी oocyte या अंडाणु निकल करके आया। अब ये अंडाणु पहुंचा कहां, इसके इनफंडिबुलम वाले भाग में, यानी कीप भाग में पहुंचा। फिर कीप भाग से ये एम्पुला और इस्थमस, इन दोनों के जंक्शन पर, मतलब जहां पे एम्पुला वाला भाग और जहां पे इस्थमस वाले भाग मिल रहे हैं अंडवाहिनी के, वहां तक ये सेकेंडरी oocyte पहुंचेगा। अब ये सेकेंडरी oocyte वहां तक कैसे पहुंचेगा, तो हम वही बता रहे हैं कि जो अंडवाहिनी होती है, इस अंडवाहिनी में इस प्रकार से सीलिया जैसी संरचना होती है, जो कि क्या करती है, गति करने में सहायता करती है। तो जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है अंडाशय के अंदर से, ये सेकेंडरी oocyte या अंडाणु कहां जाएगा, ये इनफंडिबुलम से होते हुए ये पहुंचेगा एम्पुला और इस्थमस, इन दोनों के जंक्शन पे, जहां पे दूसरा भाग अंडवाहिनी का और तीसरा भाग दोनों आपस में मिलते हैं, उनके जंक्शन पे, यानी उनके बीच में पहुंचेगा क्या, तो उनके बीच में सेकेंडरी oocyte जो है पहुंच जाएगा। तो यहां तक आपने देखा कि मासिक चक्र के 14वें दिन क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। और जब अंडोत्सर्ग होता है तो उसमें से अंडाशय से जो सेकेंडरी oocyte निकलेगा, वही सेकेंडरी oocyte जो है गति करते हुए कहां पहुंचेगा, एम्पुला और इस्थमस, इन दोनों जगह के जंक्शन पे पहुंचेगा। तो ये इस्थमस वाला भाग है और ये एम्पुला वाला भाग। तो एम्पुला और इस्थमस दोनों के जंक्शन पे क्या पहुंचेगा, सेकेंडरी oocyte। तो यहां पे कहा गया है कि अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, मतलब सेकेंडरी oocyte का आगमन कैसे होगा। देखिए अब अगर निषेचन होगा तो अंडवाहिनी में होगा, और अंडवाहिनी में निषेचन होना है, इसका मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों को कहां पहुंचना पड़ेगा, अंडवाहिनी के एम्पुला और इस्थमस वाले जंक्शन पे पहुंचना पड़ेगा। तो शुक्राणु का भी आगमन होगा और अंडाणु का भी आगमन होगा, यानी सेकेंडरी oocyte का भी आगमन होगा। तो शुक्राणु का आगमन कैसे हुआ, शुक्राणु का आगमन कैसे हुआ, तो शुक्राणु का आगमन आपने देखा कि जो मेल होता है वो अपने पेनिस या शिश्न के माध्यम से मादा की योनि में शुक्राणुओं को डाल देता है, और फिर शुक्राणु वहां से गति करते हुए धीरे धीरे कहां पहुंचते हैं, अंडवाहिनी में। उसी प्रकार से अब किसका आगमन होगा, सेकेंडरी oocyte का आगमन होगा। तो सेकेंडरी oocyte कहां से निकल करके आएगा, तो जैसे ही अंडोत्सर्ग होगा मासिक चक्र में, वैसे ही 14वें दिन अंडोत्सर्ग के बाद सेकेंडरी oocyte निकल करके कहां आएगा, अंडवाहिनी में आएगा। और ये कहां पहुंचेगा, एम्पुला और इस्थमस, इन दोनों के बीच वाले स्थान में पहुंचेगा। इसके बाद एक चीज आपको ध्यान देना है
कि निषेचन तब ही होगा जब सेकेंडरी oocyte और शुक्राणु दोनों एक ही समय पर पहुंचे। देखिए निषेचन तभी होगा जब पूरे के पूरे सेकेंडरी oocyte और शुक्राणु मतलब अंडाणु और शुक्राणु जब दोनों एक ही समय में पहुंचेंगे अंडवाहिनी वाले भाग में, तभी निषेचन होगा। अब मान लीजिए अंडाणु आ गया और अंडाणु के आने के 24 घंटे तक या 48 घंटे तक मैक्सिमम आप मान सकते हैं, यदि शुक्राणु नहीं पहुंचा तो फिर निषेचन नहीं हो पाएगा, यानी वो शुक्राणु जो आया है उसमें भी निषेचन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर शुक्राणु और अंडाणु दोनों सही समय पर आते हैं तभी उनमें निषेचन होगा। तो शुक्राणु अगर आ भी गया है लेकिन अंडाणु ही नहीं आया है तो कैसे निषेचन होगा? तो और जैसे ही अंडाणु आ गया उसके 24 घंटे के अंदर ही अगर उसको शुक्राणु मिल जाएगा तब तो निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी, अदरवाइज आप देखेंगे कि निषेचन फिर नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से निषेचन तभी होगा जब सेकेंडरी oocyte और शुक्राणु दोनों एक ही समय में पहुंचेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज और देखेंगे, शुक्राणुओं का योगतार्जन। शुक्राणुओं का योगतार्जन का मतलब क्या होता है? ये जो योगतार्जन होता है कहां होता है? ये जननिक पथ पर होता है। किसी भी फीमेल का जो जनन पथ होता है उस जनन पथ पर ही उसका क्या होता है? योगतार्जन होता है। अब आप योगतार्जन का थोड़ा सा यहां पे मतलब समझिए। देखिए इस क्रिया में जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट होता है या आप कह सकते हैं कि जो मादा का जननिक पथ होता है, तो मादा के जननिक पथ पर क्या होता है? कुछ पदार्थ का सिक्रेशन होता है और ये जो पदार्थ जिनका की सिक्रेशन होगा ये पदार्थ क्या करते हैं? एक्रोसोम। देखिए शुक्राणु की संरचना अभी हमने आपको नहीं पढ़ाई है, लेकिन शुक्राणु की संरचना में आप देखेंगे कि शुक्राणु की संरचना में ऊपर साइड आप देखेंगे एक केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों ओर ऊपर साइड एक कैपनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम एक्रोसोम बोलते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जननिक पथ है मादा का, इसके द्वारा सिक्रेशन होगा पदार्थों का और ये पदार्थ क्या करेंगे? एक्रोसोम पर जो कोटिंग होती है, मतलब एक्रोसोम के चारों तरफ आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती है? कोटिंग होती है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आवरण होता है उसको हटा देते हैं, जिससे कि स्पर्म जो है एक्टिवेट हो जाता है और यह एग को भेद सकते हैं, यानी कि पेनिट्रेट कर सकते हैं। देखिए कोई भी जो हमारा शुक्राणु होता है वो शुक्राणु अंडाणु को तभी भेद पाएगा जब उसका एक्रोसोम कैसा होगा? एक्टिवेट होगा, एक्टिव होगा, यानी कि सक्रिय होगा। तो एक्रोसोम सक्रिय कब होगा? जब एक्रोसोम के बाहर वाली परत जो है हट जाएगी। तो उस बाहर वाली परत को हटाएगा कौन? तो उस बाहर वाली परत को हटाएगा क्या? ये कई सारे पदार्थ का सिक्रेशन होता है। किसके द्वारा? मादा की जो जेनाइटल ट्रैक्ट होती है, मतलब जो जननिक मार्ग होता है, उस जननिक मार्ग में कई सारे पदार्थों का सिक्रेशन होता है और ये पदार्थ क्या कर देते हैं? एक्रोसोम का जो बाहरी आवरण होता है, कवच होता है, उसको हटा देते हैं, जिस कारण से एक्रोसोम क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और फिर ये एक्रोसोम क्या कर सकता है? एक्रोसोम जो है मादा के अंडे को, यानी कि मादा का जो अंडाणु है उसको ये जो है भेद कर सकता है, मतलब उसको भेद करके उसके अंदर जा सकता है। तो शुक्राणुओं के योगतार्जन का मतलब क्या होता है? कि इस प्रक्रिया में जो एक्रोसोम होता है उसका बाहरी आवरण जो है हटाना होता है, यानी बाहरी आवरण का हटना क्या कहलाता है? एक प्रकार से शुक्राणुओं का योगतार्जन। मतलब शुक्राणु तभी योग्य होगा अंडाणु को भेदने में जब उसका जो एक्रोसोम है उसके बाहर का जो लेयर है, जो आवरण है, वो हट जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि शुक्राणुओं में क्या होगा? योगतार्जन होगा। अब इसके बाद देखिए क्या होगा? इसके बाद कुछ फिजिकल एंड केमिकल इवेंट होंगे, यानी कुछ भौतिक और रासायनिक घटनाएं होगी। इसमें सबसे पहला क्या होगा? एक्रोसोमल अभिक्रिया। तो एक्रोसोमल अभिक्रिया में देखिए क्या होगा? जो एक्रोसोमल अभिक्रिया होती है इस क्रिया में क्या होता है? जो शुक्राणु है, शुक्राणु के शीर्ष पर स्थित जो एक्रोसोम होता है, शुक्राणु के शीर्ष पर क्या स्थित होता है? एक्रोसोम स्थित होता है और इस एक्रोसोम के द्वारा स्पर्म लाइसिन एक पदार्थ रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। ये एक प्रकार के एंजाइम का भी कार्य करते हैं जो कि सेकेंडरी oocyte पर स्थित अंड झिल्लियों को तोड़ने का कार्य करता है। देखिए जो सेकेंडरी oocyte होती है, ये मान लीजिए क्या है? सेकेंडरी oocyte है। अब इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा झिल्ली को तोड़ने का काम कौन करेगा? ये स्पर्म लाइसिन करेगा। तो ये स्पर्म लाइसिन कहां से रिलीज होगा? तो ये स्पर्म लाइसिन कहां से रिलीज होता है? एक्रोसोम के द्वारा होता है। तो दोनों प्रक्रिया में बस थोड़ा सा अंतर है। ये जो एक्रोसोमल अभिक्रिया है इसमें क्या होगा? एक्रोसोम अपनी अभिक्रिया दिखाएगा और एक्रोसोम जो है एक विशेष प्रकार के एंजाइम या विशेष प्रकार के पदार्थ जिसका नाम है स्पर्म लाइसिन, इसका जो है सिक्रेशन करेगा। और ये सिक्रेशन क्या करेगा? ये जो एंजाइम है या ये कह सकते हैं कि ये जो द्रव होता है विशेष प्रकार का, ये क्या करेगा? किसी भी मादा के द्वारा जो सेकेंडरी oocyte निकला है, इस सेकेंडरी oocyte पर जो भी अंड झिल्लियां होती है, अंडाणु के चारों तरफ की जो झिल्लियां होती है, उस झिल्लियों को तोड़ने
का काम कौन करेगा? एक्रोसोम के अंदर उपस्थित ये स्पर्म लाइसिन करेगा। तो पहली चीज क्लियर है, एक्रोसोमल अपक्रिया में क्या होगा? एक्रोसोम क्या करेगा? एक पदार्थ का सिक्रेशन करेगा और ये पदार्थ क्या कर देगा? सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जो झिल्ली है उस झिल्ली को तोड़ने का कार्य करेगा। इसके अलावा जो एक्रोसोमल अभिक्रिया होती है, इस एक्रोसोमल अपक्रिया के दौरान क्या होगा? तो जो सेकेंडरी oocyte होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है, इसकी जो लेयर होती है, इसकी लेयर कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वह इसके अलावा जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। जब एक्रोसोमल अभिक्रिया होती है तो एक्रोसोमल अभिक्रिया में आप देखेंगे कि शुक्राणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेकेंडरी oocyte है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों कहां जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। अब क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन होता है, उस फर्टिलाइजेशन के लिए प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए, इसके अलावा पीएच मान भी चाहिए, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन की आवश्यकता होती है। कभी भी निषेचन नहीं होगा जब तक कैल्शियम पॉजिटिव आयन और मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन की उपस्थिति नहीं रहेगी। तो कैल्शियम पॉजिटिव आयन और मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन और प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर पीएच मान, इनकी आवश्यकता होती है निषेचन के लिए। तो इनके बिना निषेचन नहीं होगा। और आप ये देख सकते हैं कि बिना कैलोन्स के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। यहां पे कैल्शियम आयन है, इसको आप कैल्शियम आयन बना लीजिए, तो ये कैल्शियम आयन है। इस बिना कैल्शियम आयन के आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। मतलब फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब पीएच मान मेंटेन होगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन की उपस्थिति होगी और कैल्शियम पॉजिटिव आयन जो है इसकी भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा आप देखेंगे जो स्पर्म होता है या जो सेकेंडरी oocyte है, इसकी जो लेयर होती है, इनकी लेयर एक दूसरे के संपर्क में जब आती है तब सेकेंडरी oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? डिपोलराइजेशन होता है। और डिपोलराइजेशन जब होगा तो जो सोडियम पॉजिटिव आयन होता है, जो सोडियम पॉजिटिव चैनल होता है या सोडियम पॉजिटिव आयन जो होंगे, ये क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। एवं कैल्शियम जो आयन होता है ये सेकेंडरी oocyte के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है कि जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte की जो लेयर होती है, शुक्राणु और सेकेंडरी oocyte की जो लेयर होती है, जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, यानी जब दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में पास पास आएगी, तब क्या होगा? जो सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या होगा? डिपोलराइजेशन होगा। तो डिपोलराइजेशन जब हो जाएगा तो जो सोडियम पॉजिटिव चैनल होते हैं, सोडियम पॉजिटिव चैनल क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। एवं कैल्शियम पॉजिटिव आयन सेकेंडरी oocyte के भीतर प्रवेश कर जाएगा। यानी जो सेकेंडरी oocyte है, उस सेकेंडरी oocyte के अंदर से आप देखेंगे सोडियम पॉजिटिव आयन खुल जाएगा और सोडियम पॉजिटिव चैनल की जगह में ये कैल्शियम आयन जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इस कैल्शियम आयन की मात्रा की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए। बिना कैल्शियम आयन की उपस्थिति के निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। और डिपोलराइजेशन की जो क्रिया होती है ये पॉलीस्पर्मी यानी बहुशुक्राणुकता को रोकती है। देखिए अब कोई भी मान लीजिए हमारे पास अंडाणु है, अब इस अंडाणु के चारों तरफ आकर के कई सारे शुक्राणु मान लीजिए घेर लिए इस प्रकार से। अब चाहे तो ये सभी के सभी शुक्राणु जो है अंडाणु के अंदर जा सकते थे, लेकिन इन सभी शुक्राणुओं में से केवल एक ही शुक्राणु जो है अंडाणु के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, ये जो डिपोलराइजेशन की प्रक्रिया होती है, ये क्या कर देती है? ये बहुशुक्राणुकता की क्रिया को रोक देती है। मतलब बहुत से शुक्राणुओं में से ये केवल एक ही शुक्राणु को अंडाणु के अंदर जाने देती है। तो आपको याद रखना है कि जब भी सेकेंडरी oocyte और स्पर्म की आपस में जो मेम्ब्रेन होती है, ये जब आपस में मिलती है तो इनके आपस में मिलने से आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी oocyte होता है उस सेकेंडरी oocyte के अंदर कुछ सोडियम पॉजिटिव चैनल होते हैं जो कि खुल जाते हैं, और वो जब बाहर निकल जाते हैं तो उनकी जगह कैल्शियम पॉजिटिव आयन जो है सेकेंडरी oocyte के अंदर समावेश हो जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो सेकेंडरी oocyte होती है, इस सेकेंडरी oocyte के अंदर जब डिपोलराइजेशन होता है तो ये डिपोलराइजेशन की प्रक्रिया बहुशुक्राणुकता की प्रक्रिया को रोकती है। मतलब किसी भी अंडाणु के अंदर बहुत सारे शुक्राणुओं को जाने से रोकती है, केवल और केवल एक ही शुक्राणु को अंदर जाने देती है। तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि जो एक्रोसोमल अभिक्रिया होगा इसमें क्या होगा। इसमें सबसे पहले तो जो एक्रोसोम होता है, ये एक्रोसोम एक द्रव का श्रावण करेगा, और ये द्रव क्या करेगा? जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके चारों तरफ की झिल्ली को तोड़ने का काम करेगा, ताकि सेकेंडरी oocyte फट जाए और उसके अंदर से अंडाणु निकल करके बाहर आ जाए। एक्रोसोमल अपक्रिया के दौरान हमने क्या कहा कि जो सेकेंडरी oocyte होता है इसकी जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो स्पर्म होता है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जब दोनों पास पास आते हैं तो इनमें क्या होता है
कि इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए कैल्शियम पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन, इनकी आवश्यकता जो होती है, ये आवश्यकता होती है। और बिना कैल्शियम पॉजिटिव आयन के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, यानी एक्रोसोमल अपक्रिया भी जरूरी होती है किसी भी फीमेल के अंदर जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसके लिए। मतलब बिना निषेचन के आप देखेंगे कि निषेचन की प्रक्रिया अगर हो रही है तो एक्रोसोमल अपक्रिया उसके लिए आवश्यक है। इसके अलावा कॉर्टिकल अपक्रिया भी क्या काम करती है, ये भी जो पूरा का पूरा सेकेंडरी oocyte होता है, उस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जो झिल्लियां उसको हटाने का काम ये भी करती है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है कि जो जैसे ही शुक्राणु और सेकेंडरी oocyte की झिल्ली एक दूसरे के संपर्क में आती है, मतलब पूरा का पूरा जो शुक्राणु है और सेकेंडरी oocyte दोनों की झिल्लियां जब आपस में पास आएंगी तो सेकेंडरी oocyte के जो कोर्टियल भाग होते हैं इनमें कोर्टियल अपक्रिया चालू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte होता है इसकी प्लाज्मा झिल्ली के नीचे स्थित कोर्टिकल जो होता है ये ग्रैन्यूल्स प्लाज्मा झिल्ली से अटैच हो जाती है। वह ग्रैन्यूल्स कॉर्टिकल एंजाइम के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोना पेलुसिडा के बीच स्थित स्पेस में आ जाती है, वह पॉलीस्पर्मी को रोकती है। सिंपल सी बात है, आपको यह समझना है कि जैसे आपने देखा एक्रोसोमल अभिक्रिया में, एक्रोसोमल अभिक्रिया क्या करती है, पॉलीस्पर्मी की क्रिया को रोकती है। मतलब कोई भी अगर सेकेंडरी oocyte है, उस सेकेंडरी oocyte के अंदर केवल और केवल एक ही शुक्राणु अंदर जा सकता है, बहुत सारे शुक्राणुओं के जाने की प्रक्रिया को रोक देता है एक्रोसोमल अपक्रिया। उसी प्रकार से कॉर्टिकल अभिक्रिया का काम भी क्या होता है, बहुशुक्राणुकता को रोकना। मतलब बहुत सारे शुक्राणु किसी भी अंडाणु के अंदर ना जा पाए, इस प्रक्रिया को रोकने का काम किसका होता है, कॉर्टिकल अभिक्रिया का काम होता है। इसके बाद क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, स्पर्म की एंट्री होगी। तो स्पर्म की एंट्री कैसी होगी, देखिए सेकेंडरी oocyte जो होता है इसमें स्पर्म की एंट्री होगी। कहां से होगी, स्पर्म की एंट्री वहीं से होगी जहां पर फर्टिलाइजेशन कोन बन जाएगा। एक विशेष प्रकार का फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा और उस फर्टिलाइजेशन कोन को या रिसेप्टिव कोन हम इसको कह सकते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे कि पूरे के पूरे ओवम के अंदर क्या हो जाएगा, एक रिसेप्टिव कोन बन जाएगा या फर्टिलाइजेशन कोन बन जाता है। उस फर्टिलाइजेशन कोन पर ही क्या होता है, स्पर्म की एंट्री होती है। और जब स्पर्म की एंट्री होगी तो सेकेंडरी oocyte में होगी। तो यानी एक विशेष प्रकार का एरिया फिक्स हो जाएगा, उसी एरिया से स्पर्म जो है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर सकता है और तभी उनके अंदर क्या होगा, निषेचन होगा। तो अब जाके कहीं निषेचन होगा जबकि स्पर्म की एंट्री होगी। तो स्पर्म की एंट्री कब होगी, जब पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है सेकेंडरी oocyte की जो प्रक्रिया है, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ से जब झिल्ली जो है बाहर निकल जाएगी, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा और उस सेकेंडरी oocyte में एक विशेष प्रकार का कोन बन जाएगा। उस कोन में ही जाकर के शुक्राणु अंदर प्रवेश कर सकता है और फिर वहां पे क्या होगा, वो अंडाणु से आपस में मिलेगा। इसके बाद अंत में एक क्रिया होगी जिसको हम बोलते हैं उभय मिश्रण यानी कि एम्फीमिक्सिस। तो एम्फीमिक्सिस की जो प्रक्रिया होती है, देखिए क्या होता है, जैसे ही कोई शुक्राणु सेकेंडरी oocyte में प्रवेश करता है, अब जैसे ही कोई शुक्राणु प्रवेश करेगा किसमें, सेकेंडरी oocyte के अंदर, तब सेकेंडरी oocyte के अंदर देखिए क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। परिपक्वन प्रवस्था आपने देखी है किसकी, अंड जनन की प्रक्रिया में। तो जैसे ही सेकेंडरी oocyte जो है उसमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, मतलब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो आपको पता है कि सेकेंडरी oocyte से अब कौन निकल के बाहर आ जाएगा, ओवम निकल के बाहर आ जाएगा। तो अब अंडाणु के जो प्राक केंद्रक होते हैं वह शुक्राणु के प्राक केंद्रक, मतलब अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रक जो है आपस में जब मिलेंगे, तो शुक्राणु और अंडाणु की जब आपस में केंद्रक मिलेंगे तो उन केंद्रक के अंदर उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं, मतलब दोनों युग्मक के अंदर उपस्थित जब गुणसूत्र आपस में मिलेंगे तब जाकर के एक डिप्लॉइड संरचना का निर्माण होगा। यानी आप देखेंगे कि एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होगा और इसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे निषेचन। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि जो नर युग्मक व मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, इसे हम कहते हैं निषेचन। तो निषेचन की प्रक्रिया के लिए इन सभी स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है, तभी जाकर के निषेचन की प्रक्रिया सही तरीके से संपन्न होती है। तो इस प्रक्रिया को हम उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। एम्फीमिक्सिस किसको बोलते हैं, जब आपस में अंडाणु और शुक्राणु यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के जब दोनों के गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उभय मिश्रण। तो जब तक दोनों के गुणसूत्र नहीं मिलेंगे केंद्रक के, तब तक आप देखेंगे कि उनके अंदर क्या नहीं होगा, तब तक उनके अंदर निषेचन नहीं होगा और एक डिप्लॉइड संरचना का निर्माण नहीं होगा। तो डिप्लॉइड संरचना का निर्माण तभी होगा जब दो अगुणित आपस में मिलेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं निषेचन के कुछ महत्व हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि शुक्राणु के प्रवेश से ही अंडाणु सक्रिय होते हैं। अंडाणु या ओवम कभी भी पहले से सक्रिय नहीं होता है, जैसे ही शुक्राणु प्रवेश कर जाता है अंडाणु के अंदर वैसे ही अंडाणु भी क्या हो जाते हैं,
एक्टिव या सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंस क्या है कि निषेचन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ये द्विगुणित बनी रहती है। आप देखेंगे किसी भी माता पिता के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। उसी प्रकार से कोई भी संतान अगर होता है तो उसके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। मतलब गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। इसमें निषेचन की अहम भूमिका होती है। तो निषेचन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या भी क्या हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है, यानी कि डिप्लॉयड हो जाती है। इसके अलावा जो अंडाणु का द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है वो शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद होता है। देखिए पहली बार का जो परिपक्वन विभाजन है वो तो पहले ही हो जाएगा अंडाणु का, लेकिन जो दूसरा परिपक्वन विभाजन होता है यानी जो मियोसिस सेकंड होता है वो तभी होगा जब शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा किसी भी अंडाणु के अंदर। इसके बाद एक और देख सकते हैं विभिन्न जीव जंतुओं में क्या होता है कि निषेचन के कारण ही विभिन्नताएं पैदा होती है। अब निषेचन के कारण क्या होता है, जीवों में विभिन्नताएं पैदा होती है। जब दो अलग अलग प्रकार के युग्मक मिलेंगे तो उनमें अलग अलग प्रकार के लक्षण यानी कैरेक्टर मौजूद होंगे। तो जब एक नया शिशु बनेगा उसके अंदर जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ नए लक्षण का समावेश होगा, यानी कि विभिन्नताएं पैदा होती है। एक आखिरी आप देख सकते हैं कि अंडाणु में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। तो अंडाणु में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है यानी कि तारक केंद्र नहीं पाए जाते हैं जिसे शुक्राणुओं से प्राप्त करता है। तो जब निषेचन होता है उसके माध्यम से ही शुक्राणुओं के द्वारा प्राप्त करता है तारक केंद्र और बार बार विभाजित होता है। आप देखें हैं कि कोई भी जो जाइगोट बन गया है उस जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होता है। तो जाइगोट में जो विभाजन होता है वो किसके कारण होता है, वो सेंट्रियोल के कारण होता है। तो सेंट्रियोल कहां से प्राप्त करता है, कोई भी अंडाणु जो है वो सेंट्रियोल कहां से प्राप्त करता है, शुक्राणुओं से प्राप्त करता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है निषेचन के जिनको आपको तैयार कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।